दोस्तों इस वीडियो में हम एमए पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 3 में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने वेरी शॉर्ट्स और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की वीडियो है वो अपलोड कर दी है। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं वीडियो में आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में राष्ट्रीय एकता की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। तो पहले प्रस्तावना में क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच अपनत्व, भाईचारे और एक होने की भावना से है, चाहे उनका धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र कुछ भी हो। भारत एक विशाल और विविध देश है जिसे विविधता में एकता का प्रतीक माना जाता है। हालांकि स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी भारतीय समाज कई आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है जो इसकी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न करती है। अब भारत में राष्ट्रीय एकता की प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या है तो हेडिंग डाल के लिखेंगे। नंबर 1 है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा नासूर है। जब कोई धार्मिक समूह अपने हितों को राष्ट्रीय के हितों से ऊपर रखने लगता है तो दूसरे धर्मों के प्रति घृणा की भावना रखता है तो यह सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। 2 नंबर लिखेंगे प्रभाव। इसके कारण समाज में अविश्वास पनपता है जो अक्सर हिंसक दंगों जैसे 1947 में विभाजन के दंगे, 1984 में और 1992 में और 2002 के दंगे के रूप में सामने आता है। यह नागरिकों को हम और वे में बांट देता है। तो 3 नंबर चुनौती क्या है? जातिवाद। भारतीय समाज की प्राचीन वर्ण व्यवस्था ने विकृत होकर जातिवाद का रूप ले लिया है। आज भी समाज में ऊंच और नीच का भेदभाव, छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव मौजूद है। 4 नंबर है राजनीतिकरण। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति ने जातिवाद की जड़ों को और गहरा कर दिया है। लोग अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देना पसंद करते हैं जिससे राष्ट्रीयता की भावना है वो छीन हो जाती है। उसके बाद है क्षेत्रवाद। अपने क्षेत्र विशेष के प्रति अत्यधिक लगाव और राष्ट्र के व्यापक हितों की अनदेखी करना क्षेत्रवाद कहलाता है। उसके बाद है अलगाववाद की मांग। कभी कभी यह भावना इतनी उग्र हो जाती है कि लोग अलग राज्य या देश की मांग करने लगते हैं, जैसे पूर्वोत्तर में नागा उग्रवाद या जम्मू कश्मीर में अलगाववाद। उसके बाद भूमिपुत्र का सिद्धांत। स्थानीय संसाधनों और नौकरियों पर केवल स्थानीय लोगों के अधिकार की मांग ने राज्यों के बीच जैसे महाराष्ट्र, असम में प्रवासियों के खिलाफ आंदोलन, तनाव पैदा किया है। उसके बाद है भाषावाद। तो भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन 1956 ने भाषाई पहचान को मजबूत किया। उत्तर दक्षिण विभाजन, आर्थिक असमानता, नक्सलवाद का जन्म, अलगाववाद और उग्रवाद, सोशल मीडिया और भ्रामक जानकारी। इसके बाद निष्कर्ष में लिख देंगे, भारत में राष्ट्रीय एकता की चुनौतियां जटिल और बहुआयामी हैं। इनका समाधान केवल कानूनी या सैन्य बलों से नहीं होता। इसके लिए समावेशी आर्थिक विकास, मूल्य-आधारित शिक्षा, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की आवश्यकता है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को यह महसूस नहीं होगा कि यह राष्ट्र उसका है और उसके हितों की रक्षा करता है, तब तक राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, भारत के विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अर्थ और महत्व बताइए। तो पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी किसी भी देश के विकास का इंजन है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए जहां जनसंख्या विशाल है, पूंजी की कमी है और पर्यावरण पर दबाव है, हर प्रकार की हाई टेक्निक लाभदायक नहीं हो सकती। यही पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी की अवधारणा सामने आती है, जिसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री E.F. शूमाकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लोकप्रिय बनाया था। तो इसका जो उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अर्थ है वो देख लेते हैं। तो उस तकनीक से है जो किसी विशेष क्षेत्र के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवेश के अनुकूल हो। विशेषताएं क्या है? यह आमतौर पर श्रम गहन, कम लागत वाली, स्थानीय संसाधनों पर निर्भर, संचालित करने में आसान और पर्यावरण के अनुकूल होती है। यह बड़ी बड़ी मशीनों के बजाय लोगों को उपकरण सौंपने पर जोर देती है ताकि बड़े पैमाने पर उत्पादन के बजाय उनका जनता द्वारा उत्पादन हो सके। उसके बाद हेडिंग डालेंगे, भारत के विकास में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है। तो नंबर 1 है व्यापक रोजगार सृजन। तो भारत की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। पश्चिमी देशों की पूंजी गहन तकनीकें ऑटोमेशन पर निर्भर करती है जो मशीनें लगाकर मजदूरों को नौकरी से निकाल देती है। भारत को ऐसी तकनीक चाहिए जो हाथों को काम दे सके। हथकरघा, कृषि आधारित लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों में उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकता है। उदाहरण के लिए सौर चरखा, हस्तशिल्प उपकरण।
2 नंबर पॉइंट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास और पर्यावरण पर रोक। तो भारत की आत्मा गांवों में बसती है। यदि गांवों में ही कृषि प्रसंस्करण के लिए छोटी मशीनें, कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग की सस्ती तकनीक उपलब्ध करा दी जाए तो किसानों की आय है वो दोगुनी हो सकती है। इससे रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर होने वाला अंधाधुंध पलायन रुकेगा और शहरों पर बुनियादी ढांचे का दबाव कम होगा। 3 नंबर पॉइंट क्या है, संसाधनों का इष्टतम उपयोग। तो उपयुक्त प्रौद्योगिकी स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करने पर बल देती है। उदाहरण के लिए भवन निर्माण में सीमेंट और स्टील जो महंगे और उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले हैं के बजाय स्थानीय मिट्टी, बांस और फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग करना न केवल सस्ता है बल्कि जलवायु के लिए अनुकूल भी है। इसके बाद अगला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास। तो भारतीय जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। बाहरी औद्योगिकरण ने और वायु और जल प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है। उपयुक्त प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होती है, जैसे बायोगैस प्लांट, छोटे सोलर पैनल, पवन चक्कियाँ और वर्षा जल संचयन प्रणाली। यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक असमानता को कम करना और कृषि क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान। उसके बाद निष्कर्ष लिख देंगे, भारत को विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीक जैसे अंतरिक्ष, IT, AI और उपयुक्त तकनीकों के बीच संतुलन बनाना होगा। जहां वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए हाईटेक जरूरी है, वहीं भारत के 140 करोड़ लोगों के पेट भरने, उन्हें रोजगार देने और पर्यावरण को बचाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी ही एकमात्र व्यवहारिक और दूरदर्शी समाधान है। ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। इनमें सब में 7-8 पॉइंट लिख के और उनके आगे 2-2, 3-3 लाइन ऐड करी है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के विशेष संदर्भ में ऊर्जा उत्पादन संबंधी समस्याएं और समाधान बताइए। तो समस्याएं और समाधान दोनों बताने हैं। तो पहले समस्याएं देख लेते हैं क्या क्या है। जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता को 50% से अधिक हिस्सा आज भी थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त करता है। उसके बाद है पर्यावरणीय प्रभाव। तो कोयले के जलने से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें और प्रदूषण निकलता है। भंडार की सीमा। तो घरेलू कोयले में राख की मात्रा बहुत अधिक होती है और उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का आयात करना पड़ता है जो महंगा पड़ता है। उसके बाद है कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता। तो भारत अपनी पेट्रोलियम और कच्चे तेल की लगभग 85% ज़रूरतों को आयात करके पूरा करता है। सबसे ज़्यादा रसिया से करता है। आर्थिक प्रभाव। इसके कारण भारत को हर साल अरबों डॉलर की विदेश मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, जिससे चालू खाता घाटा बढ़ता है। भू राजनीतिक संकटों के कारण तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। वितरण कंपनियों की खस्ता हालात स्थिति। AT&C हानियाँ। इसमें क्या क्या है, बिजली की चोरी, पुराने ट्रांसमिशन तारों के कारण तकनीकी नुकसान, मुफ्त बिजली की राजनीति के कारण डिस्कॉम को भारी घाटा होता है। जब डिस्कॉम के पास पैसा नहीं होता तो वे बिजली उत्पादक कंपनियों को भुगतान नहीं कर पाती है। उसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा की चुनौतियाँ। तो भारत तेजी से सौर और पवन ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसकी अपनी समस्याएं हैं। अनिरंतरता। धूप और हवा हमेशा उपलब्ध नहीं होते, इसलिए ग्रिड को स्थिर रखने के लिए महंगे बैटरी स्टोरेज या ग्रिड बैलेंसिंग तकनीकों की आवश्यकता होती है। उसके बाद है भूमि अधिग्रहण। तो बड़े सोलर पार्क स्थापित करने के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता होती है, जो घनी आबादी वाले देश के लिए एक जटिल मुद्दा है। उसके बाद है परमाणु और जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध। तो भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता अभी भी कुल उत्पादन का मात्र 2 या 3% है। भूमि अधिग्रहण की समस्या, पर्यावरणीय चिंताएं, विस्थापन का मुद्दा और सुरक्षा के डर के कारण स्थानीय लोग इन परियोजनाओं का कड़ा विरोध करते हैं। तो इसके समाधान क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तेजी से विस्तार। तो भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करने और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। सरकार के रूफटॉप सोलर यानी PM सूर्य घर योजना, अब तटीय पवन ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को और मजबूत करना चाहिए। उसके बाद है ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल। कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी 20% का लक्ष्य को बढ़ावा देने से किसानों की आय भी बढ़ेगी और आयात बिल भी कम होगा, लेकिन अभी तो इसका विरोध हो रहा है। डिस्कॉम सुधार और स्मार्ट ग्रिड।
तो AT&C नुकसान को कम करने के लिए पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य होना चाहिए। उदय योजना के बाद अब रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। उसके बाद है ऊर्जा दक्षता और संरक्षण। जो ऊर्जा बचाई गई वह ऊर्जा उत्पन्न की गई। उजाला योजना के तहत LED बल्बों के वितरण ने चमत्कारिक परिणाम दिए हैं। उद्योगों और भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ। तो नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थिरता को दूर करने के लिए पंप, हाइड्रो स्टोरेज और लिथियम आयन बैटरी निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता है। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिकता की समस्या का स्वरूप और इसके समाधान बताइए। तो पहले है इसका नेचर देख लेते हैं कैसा है। पॉइंट नंबर 1 है राजनीतिक सांप्रदायिकता। तो भारत में सांप्रदायिकता का सबसे विकृत रूप राजनीति में देखने को मिलता है। चुनाव जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया जाता है। उम्मीदवारों का चयन, रैलियों में भड़काऊ भाषण और धर्म के आधार पर वोट मांगना इसी का हिस्सा है। हिंसक स्वरूप। तो सांप्रदायिकता अक्सर चरम पर पहुंचकर दंगों का रूप ले लेती है। मामूली विवाद जैसे लिकर का उपयोग, त्योहारों पर जुलूस का रास्ता या कोई स्पेशल मीडिया पोस्ट भयानक हिंसा, आगजनी और हत्याओं में बदल जाते हैं। भारत के इतिहास में 1947 का विभाजन, 1984 के सिख दंगे, 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद के दंगे और 2002 के गुजरात दंगे खौफनाक उदाहरण हैं। सामाजिक आर्थिक सांप्रदायिकता। व्यापार, नौकरी और निवास स्थानों में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। कई बार विशेष इलाकों में विशेष धर्म के लोग सिमट कर रह जाते हैं। संसाधनों पर कब्जा को लेकर भी दो समुदायों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा सांप्रदायिक रंग ले लेती है। सांप्रदायिकता के समाधान क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सख्त कानून और निष्पक्ष पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए। त्वरित न्याय होना चाहिए। दंगा भड़काने वाले और हेट स्पीच देने वाले के खिलाफ त्वरित अदालतों में मुकदमा चलाकर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पुलिस सुधार में पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाना चाहिए। दंगों के दौरान पुलिस की भूमिका निष्पक्ष और त्वरित होनी चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में दंगा होता है तो स्थानीय पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तय होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों के दिमाग में अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता के बीज बोने होंगे। पाठ्यक्रम में सभी धर्मों की अच्छाइयों, स्वतंत्रता संग्राम में सभी समुदायों के संयुक्त योगदान और भारत की गंगा जमुनी तहजीब को प्रमुखता से पढ़ाया जाना चाहिए। राजनीतिक सुधार। तो चुनाव आयोग को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं को चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंध किया जा सके। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों को पूरी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास और रोजगार। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बेरोजगार युवाओं को अक्सर सांप्रदायिक ताकतों द्वारा आसानी से मोहरा बना लिया जाता है। समावेशी आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सांप्रदायिकता की जड़ों का प्रहार करेंगे। अंतर धार्मिक संवाद और नागरिक समाज। मोहल्ला स्तर पर शांति समितियों का गठन किया जाना चाहिए जिसमें सभी धर्मों के प्रतिष्ठित लोग शामिल हो। त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की परंपरा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सनसनीखेज व सांप्रदायिक बहसों पर नियमन लागू करना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में योजनाबद्ध विकास और केंद्र राज्य के संबंध को समझाइए। तो पहले योजनाबद्ध विकास का केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव क्या क्या पड़ा है वो देख लेते हैं। वित्तीय विकेंद्रीकरण और राज्यों की निर्भरता। तो संविधान के तहत वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना था, लेकिन योजनाबद्ध विकास के दौर में योजना आयोग ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। अनुच्छेद 282 के तहत दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान योजना आयोग की सिफारिश पर दिए जाने लगे, जिससे राज्य वित्तीय रूप से पूरी तरह केंद्र पर निर्भर हो गया। नीति निर्माण में केंद्र का वर्चस्व। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे, लेकिन योजनाओं मुख्य रूप से दिल्ली में बैठे योजना आयोग के विशेषज्ञों द्वारा ऊपर से नीचे थोपी जाती थी। राज्यों की विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक जरूरतों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। उसके बाद है सशर्त अनुदान और राज्य की स्वायत्तता का हनन। क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक पक्षपात। उसके बाद है नीति आयोग का उद्देश्य। तो योजना आयोग की इन कमियों और केंद्र राज्य घर्षण को देखते हुए 2015 में नीति आयोग का स्थापना की गई। नीति आयोग का जो मूल मंत्र है वो सहकारी संघवाद है, जहां राज्यों को समान भागीदारी माना जाता है और बॉटम अप दृष्टिकोण को अपनाया जाता है।
6 नंबर प्रश्न क्या है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की विवेचना कीजिए। तो IRDP की जो फुल फॉर्म है वो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और स्वरोजगार के लिए शुरू किया गया सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। इसे 1978 और 1979 में कुछ ब्लॉकों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1980 को इसे पूरे देश में सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना, उन्हें आय सर्जन करने वाली संपत्तियों उपलब्ध कराना ताकि वे स्थायी रूप से गरीबी रेखा से बाहर आ सके, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना। तो इसके लक्ष्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। छोटे और सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जाति व जनजाति और महिलाएं। मुख्य जो लक्ष्य है समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग थे। कार्य प्रणाली और वित्तीय सहायता, तो सब्सिडी और बैंक ऋण। इस योजना के तहत लाभार्थी को संपत्ति जैसे गाय, भैंस, सिलाई मशीन, बैलगाड़ी, छोटी दुकान खरीदने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी 25 से 50% तक और बैंकों की ओर से ऋण प्रदान किया जाता था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच लागत का बंटवारा है वो 50-50% के अनुपात में होता था। IRDP का मूल्यांकन, सफलता और कमियां बतानी है। तो सफलता क्या है, इसने लाखों गरीब परिवारों की बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा और ग्रामीण महिलाओं व SC/ST वर्गों को आर्थिक सशक्तिकरण किया। कमियां क्या है, इसके बाद है भ्रष्टाचार और लीकेज। लाभार्थियों के चयन में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार देखा गया। बैंक अधिकारी और बिचौलियों ने सब्सिडी का बड़ा हिस्सा हड़प लिया। उसके बाद है संपत्ति की खराब गुणवत्ता। ऋण से खरीदे गए पशु अक्सर बीमार या कम उत्पादक होते थे जिससे गरीब ऋण नहीं चुका पाते थे, कर्ज के जाल में फंस जाते थे। उसके बाद है प्रशिक्षण का अभाव। तो लाभार्थियों को परिसंपत्ति तो दे दी गई लेकिन उसे चलाने या बाजार से जोड़ने का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। प्रश्न नंबर 7 है, WTO और GATT तथा भारतीय कृषि और उद्योग पर इनके प्रभाव को समझाइए। तो पहले GATT का देख लेते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स 1947 में स्थापित एक बहुपक्षीय संधि थी जिसका जो उद्देश्य था वो सदस्य देशों के बीच आयात शुल्क कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था। यह केवल गुड्स के व्यापार तक सीमित था। और WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यह 1 जनवरी 1995 को GATT का स्थान WTO ने लिया। WTO एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका दायरा बहुत व्यापक है। इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों को भी शामिल किया गया। भारत दोनों का संस्थापक सदस्य रहा है। तो भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ा, तो देख लेते हैं। सकारात्मक प्रभाव, बाजार तक पहुंच, तकनीक और FDI। तो बाजार तक पहुंच है वो भारतीय कंपनियों विशेषकर IT, फार्मा और कपड़ा उद्योग का वैश्विक बाजार तक पहुंच मिली जिससे निर्यात में भारी वृद्धि हुई। तकनीकी और FDI में विदेश निवेश और नई तकनीकी के आगमन से भारतीय उद्योगों की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार हुआ। अब नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, तो MSME को नुकसान हुआ, मतलब छोटे जो बिजनेस थे उनको नुकसान हुआ। सस्ते विदेशी आयात के कारण भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और कई छोटे उद्योग बंद हो गए। ट्रिप्स का दबाव, तो बौद्ध संपदा अधिकारों ने सख्त होने से भारतीय दवा उद्योगों के लिए सस्ती दवाएं बनाना मुश्किल हो गया। भारतीय कृषि क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ा, तो सकारात्मक प्रभाव था कृषि निर्यात में वृद्धि। तो बासमती चावल, मसाले, समुद्री उत्पाद और कपास जैसे भारतीय कृषि उत्पादों के लिए नए वैश्विक बाजार खुले। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, तो सब्सिडी पर दबाव पड़ने लग गया। WTO नियमों के तहत कृषि सब्सिडी को कम करने का दबाव रहता है। विकसित देश अपने किसानों को भारी सब्सिडी देते हैं जबकि वे भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विरोध करते हैं। पेटेंट और बायो पायरेसी, तो नीम, हल्दी और बासमती जैसी पारंपरिक भारतीय संपदाओं पर विदेशी कंपनियों द्वारा पेटेंट कराने के प्रयासों ने भारतीय कृषि और जैव विविधता के लिए चुनौती खड़ी की है। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय राजनीति में केंद्र राज्य संबंधों का व्यवहारिक स्वरूप की विवेचना कीजिए। तो पहले देख लेते हैं केंद्र राज्य संबंधों के ऐतिहासिक चरण कौन कौन से थे। तो नंबर 1 पे है एक दलीय प्रभुत्व का दौर 1950 से लेकर 1967 तक। इस दौरान केंद्र और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए केंद्र राज्य संबंध सौहार्दपूर्ण रहे और विवादों को पार्टी फोरम में अंदर ही अंदर सुलझा लिया गया।
उसके बाद है टकराव का दौर 1967 से लेकर 1990 तक। 1967 के बाद राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनने लगी। इस दौर में केंद्र द्वारा आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन का व्यापक दुरुपयोग किया गया, जिससे केंद्र राज्य संबंधों में भारी कटुता आने लगी। गठबंधन राजनीति का दौर तो 1990 से लेकर 2014 तक। केंद्र में मिलीजुली सरकारों के कारण क्षेत्रीय दलों जैसे डीएमके, टीएमसी, टीडीपी का दबदबा बढ़ा। इससे राज्यों की स्वायत्तता और सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि हुई। उसके बाद है सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद। 2014 से लेकर अब तक वर्तमान में सहकारी संघवाद की बात होती है। नीति आयोग, जीएसटी परिषद, लेकिन राजनीति स्तर पर तनाव भी स्पष्ट दिखता है। अब व्यवहार में टकराव के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? तो राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल को अक्सर केंद्र के एजेंट के रूप में देखा जाता है। गैर बीजेपी विपक्षी शासित राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली में राज्यपाल और चुनी हुई राज्य सरकार के बीच विधेयकों को रोकने, कुलपतियों की नियुक्ति और प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर भारी टकराव देखा जा रहा है। उसके बाद है केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग, सीबीआई और ईडी। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य अक्सर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है। इसके जवाब में कई राज्यों ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। ईडी तो आए दिन छापे मार रही है। उसके बाद है वित्तीय विवाद। तो जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों ने अपनी कराधान शक्तियों खो दी है और जीएसटी मुआवजे में देरी और केंद्रीय योजनाओं में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने को लेकर लगातार विवाद होता है। दक्षिणी भारतीय राज्यों में यह शिकायत करते हैं कि वे जनसंख्या नियंत्रण और कर संग्रह में बेहतर है, लेकिन वित्त आयोग उन्हें कम धन आवंटित करता है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किए गए प्रयास कौन कौन से हैं? तो ग्रामीण विकास हेतु किए गए प्रमुख प्रयास क्या क्या है? संस्थागत और ढांचागत प्रयास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, पंचायती राज की स्थापना, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसने ग्रामीण विकास के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया और गांवों को अपने विकास की योजनाएं खुद बनाने का अधिकार दिया। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2000 में शुरू हुई। इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़कर वहां की अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी है। गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। उसके बाद है मनरेगा, जो 2005 में स्टार्ट हुई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, जो ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के अकुशल श्रम की कानूनी गारंटी देता है। इसने ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि और किसान कल्याण। इसके बाद है हरित क्रांति 1960। इससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक यानी फसल बीमा योजना और इनाम जैसे प्रयास किए गए हैं। उसके बाद है बुनियादी सुविधाएं, जैसे जल जीवन मिशन 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना, पीएम आवास योजना कच्चे घरों में रहने वालों के लिए पक्के मकान की सुविधा प्रदान करना, स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच मुक्त गाँव बनाना। अब इसके बाद निष्कर्ष देख लेते हैं। सरकार द्वारा किए गए इन बहुआयामी प्रयासों ने ग्रामीण भारत की तस्वीरें बदली। हालांकि आज भी कृषि में संकट, ग्रामीण बेरोजगारी और डिजिटल डिवाइस जैसी चुनौतियां मौजूद है। भविष्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित उद्योगों और डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 10 क्या है? भारत में लागू आरक्षण नीति का परीक्षण और मूल्यांकन कीजिए। तो आरक्षण का जो संवैधानिक आधार है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) शिक्षण संस्थानों में SC, ST और OBC के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 16(4) में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है। हाल ही में 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण लागू कर दिया है। अब सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। तो सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण, लोकतंत्र की मजबूती। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? क्रीमिलियर का प्रभुत्व है। आरक्षण का लाभ अक्सर आरक्षित वर्गों के भीतर ही संपन्न और शिक्षित परिवारों ने उठा लिया, जबकि उसी जाति का सबसे गरीब व्यक्ति आज भी लाभ से वंचित है। वोट बैंक की राजनीति। राजनीतिक दलों ने आरक्षण को चुनाव जीतने का टूल बना लिया है। इसी कारण आज मराठा, जाट, पाटीदार और गुर्जर जैसी दबंग और समृद्ध जातियां भी हिंसक आंदोलन कर आरक्षण की मांग कर रही है। प्रतिभा और मेरिट पर बहस। आलोचकों का मानना है कि अत्यधिक आरक्षण से प्रशासनिक दक्षता और गुणवत्ता प्रभावित होती है और सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों में हताशा पैदा होती है। उसके बाद है जातिवाद और स्थायीकरण। तो आरक्षण का उद्देश्य जाति विहीन समाज की स्थापना करना था,
लेकिन आरक्षण के कारण लोगों ने अपनी जाति से चिपके रहने और जातिगत पहचान को मजबूत करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रश्न नंबर 11 है, राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं को विभेदीकरण और विशिष्टीकरण तथा राजनीतिक सुधार को सुलभ बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो विभेदीकरण और विशिष्टीकरण का अर्थ क्या है? संरचनात्मक विभेदीकरण, इसका अर्थ है एक ही सत्ता द्वारा सारे काम करने के बजाय अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण करना, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 2 नंबर क्या है? कार्यात्मक विशिष्टीकरण, इसका अर्थ है कि जो संस्था जिस काम के लिए बनी है वह उसमें विशेषज्ञ हो, जैसे चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग, भ्रष्टाचार जांचने के लिए सीवीसी, आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए आरबीआई। इसके बाद है शक्तियों का पृथक्करण और तानाशाही पर रोक। जब संरचनाएं विभेदित होती है तो सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता। यदि कार्यपालिका मनमानी करती है तो स्वतंत्र और विशिष्ट न्यायपालिका उस पर रोक लगा देती है। यह लोकतांत्रिक सुधारों के लिए सबसे आवश्यक शर्त है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कार्यकुशलता और दक्षता। आधुनिक राजनीतिक समस्याएं जटिल है, जैसे साइबर क्राइम, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक नीतियाँ। एक आम राजनेता इन्हें नहीं समझ सकता। विशिष्ट संस्थाएं जैसे नीति आयोग और पर्यावरण ट्रिब्यूनल तकनीकी विशेषता लाती है, जिससे नीतियाँ बेहतर बनती है और सुधार तेजी से होता है। जवाबदेही और पारदर्शिता। विशिष्ट और अलग संस्थाएं जैसे कैग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सरकार के खर्चों की जांच करती है। इससे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होता है और राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने का दबाव बनता है। इसके बाद है समाज की विविध मांगों का प्रबंधन। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का परीक्षण और अच्छे ऊर्जा साधनों के गुणों को बताइए। तो पहले भारत में प्रमुख ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसके तहत गाँव के विद्युतीकरण, कृषि फीडर और गैर कृषि फीडर को अलग करने का काम किया गया ताकि गाँव में बिजली की निरंतर आपूर्ति हो सके। उसके बाद है सौभाग्य योजना, तो 2017 में शुरू की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो हर घर विद्युतीकरण था। उज्ज्वला योजना, तो पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे से होने वाले धुएं से महिलाओं को बचाने के लिए करोड़ों गरीब परिवारों में मुफ्त एलपीजी गैस बांटे गए। पीएम कुसुम योजना, तो किसानों को डीजल पंपों से मुक्ति दिलाने और उन्हें ऊर्जादाता बनाने के लिए सोलर पंप स्थापित करने के लिए एक क्रांतिकारी योजना लाई गई। बायोगैस कार्यक्रम, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों के गोबर से गैस बनाने के लिए बायोगैस प्लांट लगाए गए। उसके बाद है कार्यक्रमों का मूल्यांकन, उसके अंदर सफलता पाई गई। भारत ने कागज़ों पर 100% गाँवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार किया है। उसके बाद कमियां क्या क्या निकाली गई, तो कनेक्शन तो मिल गया लेकिन गरीबी के कारण एलपीजी सिलेंडर दोबारा नहीं भरवा पाते। गाँव में बिजली के तार पहुँच गए हैं लेकिन अघोषित बिजली कटौती को कम वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। सौर ऊर्जा को रख रखाव तकनीकी ज्ञान के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद है अच्छे ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के अपेक्षित गुण कौन कौन से हैं, तो सस्ती और किफ़ायती। वैकल्पिक ऊर्जा की प्रारंभिक और संचालन लागत इतनी कम होनी चाहिए कि गरीब किसान उसे वहन कर सके। स्थानीय रूप से उपलब्ध ऊर्जा स्रोत ऐसा होना चाहिए जिसका कच्चा माल गांव में ही मिल जाए, जैसे गोबर गैस के लिए गोबर, सौर ऊर्जा के लिए धूप, बायोमास। उसके बाद है संचालन और रख रखाव में आसान, तो तकनीक बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए। अगर मशीन ख़राब हो तो गांव का मैकेनिक उसे ठीक कर सके। उसके बाद है पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए और विश्वसनीय और निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति लगातार होनी चाहिए ताकि रात के समय या आपात की स्थिति में काम न रुके। प्रश्न नंबर 13 है, प्रशासनिक सुधार का अर्थ, प्रकृति और महत्व की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। प्रशासनिक सुधार का तात्पर्य लोक प्रशासन की व्यवस्था, संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं में किए जाने वाले उन योजनाबद्ध और स्वोद्देश्य बदलावों से है जिनका लक्ष्य प्रशासनिक तंत्र को कार्यकुशलता, प्रभावशीलता और जवाबदेही को बढ़ाना है। सरल शब्दों में जब पुरानी पड़ चुकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं और नियमों को बदलकर समय की मांग के अनुसार नई और उन्नत व्यवस्था लागू की जाती है तो उसे प्रशासनिक सुधार कहा जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शासन को नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना और लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार तथा विलंब जैसी कमियों को दूर करना है। किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कुशल प्रशासनिक तंत्र होना अनिवार्य है और प्रशासनिक सुधार इसी तंत्र को ऊर्जावान बनाए रखने का साधन है। अब प्रशासनिक सुधार की प्रकृति देख लेते हैं। उसके जो मुख्य बिंदु है, स्थित प्रक्रिया, स्वदेश्य और योजनाबद्ध, व्यापक और व्यवस्थागत, प्रतिरोध और चुनौतियाँ। ये मैं खाली आपको पॉइंट पढ़ के बता रहा हूँ, आप पॉज करके इसको
पढ़ लीजिएगा। अब प्रशासनिक सुधार का महत्व। एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक सुधार का महत्व अत्यधिक होता है। क्या क्या महत्व होता है? कार्यकुशलता और प्रभावशीलता में वृद्धि, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और पारदर्शिता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, बदलती वैश्विक चुनौतियों का सामना और तकनीक का एकीकरण। प्रश्न नंबर 14 है, जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ एवं महत्व समझाइए। तो पहले अर्थ देख लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो है जैव यानी जीव जंतु और सूक्ष्म जीव और पौधे, और दूसरा है प्रौद्योगिकी यानी संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन CBD के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी कोई भी ऐसी तकनीक अनुप्रयोग है जो जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों या उनके अंशों का उपयोग करके विशिष्ट उपयोग के लिए उत्पादों या प्रक्रियाओं को बनाने या संसाधित करने का कार्य करती है। आसान शब्दों में समझेंगे तो जब हम विज्ञान और इंजीनियरिंग के सिद्धांत का उपयोग सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, पौधों या जानवरों की कोशिकाओं पर करते हैं ताकि मानव जाति के लिए उपयोगी उत्पाद जैसे दवाइयाँ, उन्नत बीज, स्वच्छ ऊर्जा तैयार किए जा सकें, तो उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, DNA तकनीक, टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग जैसी अत्याधुनिक विधाएं शामिल हैं। जैसे प्रौद्योगिकी का महत्व है, आज के समय में जैव प्रौद्योगिकी का प्रभाव मानव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। इसके बहुआयामी महत्व को निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे कृषि और खाद्य सुरक्षा, कीट और रोग प्रतिरोधक फसलें, सूखा और लवणता सहिष्णुता, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल, दवाएं और टीके, जीन थेरेपी, स्टेम सेल रिसर्च। पर्यावरण संरक्षण के बारे में देख लेते हैं तो बायो रेमेडिएशन, जैव ईंधन, बायोप्लास्टिक। 15 नंबर प्रश्न क्या है, और ये लास्ट प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है और महत्व बताइए। तो सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है, सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य कंप्यूटर नेटवर्किंग, स्टोरेज और अन्य भौतिक उपकरणों के साथ साथ सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डेटा या जानकारी का निर्माण, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, सुरक्षा और आदान प्रदान करना है। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेज गति और सटीकता के साथ पहुंचाने की तकनीक को ही सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व देख लेते हैं। संचार और संपर्क। IIT ने संचार के क्षेत्र में चमत्कारिक बदलाव किए हैं। पहले जहां संदेश पहुंचने में हफ्तों लगते थे, आज ईमेल, व्हाट्सएप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से पलक झपकते ही आमने सामने बात की जा सकती है। उसके बाद है शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। उसके बाद है अर्थव्यवस्था और व्यापार, तो उसके अंदर ई-कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, UPI, वैश्विक बाजार, ई-गवर्नेंस और अनुशासन, चिकित्सा और स्वास्थ्य के अंदर टेलीमेडिसिन और मनोरंजन और जीवन शैली। तो ये 15 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस थे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो करवा दी है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो वो वीडियो जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखना। ये तीनों वीडियो देखने के बाद एग्जाम में मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी प्रश्न छूटेगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।